मुगल बादशाह शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी जहांरा के साथ शतरंज खेल रहे थे। तभी मुमताज महल के कमरे से एक हरकरा तोड़ते हुए आकर खबर दी, मल्लिका मुमताज महल की हालत खराब हो चुकी है। जहांरा दौड़ती हुई अपने माँ के पास गईं और दौड़ते हुए लौटकर अपने पिता को खबर दी कि उनकी माँ की प्रसव वेदना असहनीय हो चली है और बच्चा उनके पेट से निकल नहीं पा रहा। शाहजहां ने करीबी दोस्त हकीम आलिम अल-दीन फरीस को तलब किया, लेकिन वो भी मुमताज महल की पीड़ा को कम करने में असफल रहे। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब स्टडीज इन मुगल इंडिया में कवि कासिम अली आफरीदी की आत्मकथा से उद्गत होते हुए लिखते हैं, अपनी माँ की मदद करने में असहाय जहांरा ने इस उम्मीद से गरीबों को रत्न बांटने शुरू कर दिए कि खुदा उनकी दुआ को सुनकर उनकी माँ को अच्छा कर देगा। उधर शाहजहां का भी रोते रोते बुरा हाल था और उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। तभी मुमताज महल की कोख के अंदर से ही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मुमताज की ख्वाहिश। उन्होंने लिखा है, ये आम धारणा है कि अगर बच्चा कोख में ही रोने लगता है तो माँ का बचना असंभव होता है। मुमताज महल ने बादशाह शाहजहां को अपने पास बुलाकर अपने कसूरों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी एक इच्छा है, अगर हो सके तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए। बादशाह ने अपनी कसम खाते हुए कहा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मुमताज महल ने कहा कि मेरे मरने के बाद आप एक ऐसा मकबरा बनवाइए जो आज इस दुनिया में किसी ने ना बनाया हो। जनुदा सरकार ने लिखा है, इसके तुरंत बाद उन्होंने गौहर आरा को जन्म दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कई इतिहासकारों ने बाद में जिक्र किया कि शाहजहां इस सदमे से कभी नहीं उबर पाए। डब्ल्यू बेगली और जेड ए देसाई ने अपनी किताब शाहजहां नामा ऑफ इनायत खां में लिखा, शाहजहां ने संगीत सुनना छोड़ दिया और सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो गईं और वो चश्मा लगाने लगे। पहले जब उनका एक भी बाल सफ़ेद होता था तो वो उसे उखड़वा देते थे, लेकिन मुमताज़ के मरने के एक हफ्ते के अंदर उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गए। जहांरा और बेटे दारशिकोह का साथ। इसके बाद शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी जहांरा और बेटे दारशिकोह पर निर्भर हो गए। जहांरा का जन्म 2 अप्रैल 1414 को हुआ था। शाहजहां एक दरबारी की पत्नी हरी खानम बेगम ने उन्हें शाही जीवन के तौर तरीके सिखाए। जहांरा बला की हसीन होने के साथ साथ विदुषी भी थीं, जिन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ भी लिखे थे। 1648 में बने नए शहर शाहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतें उनकी देखरेख में बनी थीं। सूरत बंदरगाह से मिलने वाली पूरी आय उनके हिस्से में आती थी। उनका खुद का पानी का जहाज। मशहूर इतिहासकार और डॉटर्स ऑफ द सन की लेखिका ईरा मुखर्जी बताती हैं, जब मैंने मुगल महिलाओं पर शोध शुरू किया तो पाया कि शाहजहानाबाद, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, का नक्शा जहांरा बेगम ने अपनी देखरेख में बनवाया था। उस समय वो सबसे खूबसूरत बाजार चांदनी चौक भी उन्हीं की देन है। वो अपने ज़माने की दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण महिला थीं। उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन साथ ही वो बहुत चालाक थीं। दाराशिकोह और औरंगज़ेब में दुश्मनी थी। जहांरा ने दाराशिकोह का साथ दिया, लेकिन जब औरंगज़ेब बादशाह बने तो उन्होंने जहांरा बेगम को ही पातशाह बेगम बनाया।
सबसे सांस्कृतिक महिला। जहांआरा बेगम की गिनती मुगल काल की सबसे सांस्कृतिक महिलाओं में होती थी। उनका सालाना आय उस जमाने में 30 लाख रुपये होता था। आज के ज़माने में इसका मूल्य 1.5 अरब रुपये के बराबर है। मुगल प्रजा भी उन पर जान छिड़कती थी। एक और इतिहासकार राना सफ़वी बताती हैं, उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो शहजादी थीं, शाहजहां की बेटी थीं या औरंगज़ेब की बहन थीं। वो अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत थीं। जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, उनकी माँ का इंतकाल हो गया था और उन्होंने पातशाह बेगम बनाया गया था, जो ज़माने में किसी औरत के लिए सबसे बड़ा ओहदा था। जब वो बादशाह बेगम बनी तो अपने यतीम भाई बहनों को संभालती ही हैं, अपने आप को भी सहारा देती हैं, जो पनी बीवी के इंतकाल के बाद बहुत गमज़दा थे। 1644 में जहांआरा के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। जब वो किले के अंदर चहलकदमी कर रही थी तो उनके जामे में गलियारे में रखी मशाल से आग लग गई थी और उन्हें 11 महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। मुगल काल की कई कहानियों का विस्तृत अध्ययन करने वाले आसिफ खां देहलवी कहते हैं, जहांआरा की सालगिरह का मौका था। उन्होंने रेशमी लिबास पहना हुआ था। जब वो अपनी खादिमाओं के साथ बाहर आए तो एक शमा उनके रश्क करने लगी। उन्होंने उनके जामे का बोसा लिया और शहजादी के कपड़ों में आग लग गई। जहांआरा बुरी तरह जल गईं। खां देहलवी ने लिखा है, उनको खादिमाओं ने उनके ऊपर कंबल फेंककर किसी तरह आग बुझाई। जहांआरा बुरी तरह जल गईं और उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। किसी ने बताया कि मथुरा वृंदावन में एक जोगी रहता है, उसकी दी हुई भभूति अगर जख्मों में लगा दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। उससे जहांआरा को आराम तो मिला, लेकिन कुछ दिन बाद जख्म फिर उठ जाते थे। देहलवी कहते हैं, फिर एक नजूमी ने शाहजहां को बताया कि जहांआरा बेगम को किसी की माफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने उन्हें बद्दुआ दी हुई है। खादिमाओं से पूछा गया, जहांआरा ने हाल ही में किसी को कोई सज़ा तो नहीं दी। पता चला कि एक सिपाही उनकी एक खादिमा पर डोरे डाल रहा था। उन्होंने उसे हाथी के पांव तले मरवा दिया था। सिपाही के परिवार को बुलवाया गया और उससे माफ़ीनामा लिखवाया गया। उसे पैसा दिया गया। इसके बाद जाकर जहांआरा ठीक हुई। तब शाहजहां ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और दिल खोलकर पैसा लुटाया। शाहजहां के शासनकाल में जहांआरा का ऐसा भी रुतबा था कि हर महत्वपूर्ण फैसला उनकी ही सलाह के बगैर नहीं किया जाता था। उस जमाने में भारत आए कई पश्चिमी इतिहासकारों ने उस समय प्रचलित बाजार गॉसिप का जिक्र किया, जिसमें शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा हीरा मुखोटी बताती हैं, जब ये पश्चिमी यात्रा भारत आते थे तो उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी होती थी कि मुगल बेगमें कितनी ताकतवर होती थी। इसके ठीक उलट उस जमाने की अंग्रेज औरतों के पास उस तरह के अधिकार नहीं होते थे। उन्हें इस बात पर ताज्जुब होता था कि बेगमें व्यापार कर रही हैं और उन्हें हुक्म दे रही हैं कि वो इस चीज़ का व्यापार करें। इसका कारण उन्हें लगता था कि उनके शाहजहां के साथ गलत संबंध हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि शाहजहां की बेटी बहुत सुंदर हैं, जबकि मैं नहीं समझती थी कि उन्हें कभी जहांआरा को देखने का मौका मिला था। वो ऐसा मानते थे कि शाहजहां के अपनी बेटी से गलत संबंध हैं, तभी वो उन्हें इतने ढेर सारे अधिकार दिए हुए हैं। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, जहांआरा बहुत सुंदर थीं और शाहजहां उन्हें पागलों की तरह प्यार करते थे। जहांआरा अपने पिता का इतना ध्यान रखती थी कि सही दस्तखान पर ऐसा कोई खाना नहीं परोसा जाता था
जो जहांआरा की देखरेख में ना बना हो। बर्नियर ने लिखा, उस जमाने में हर जगह चर्चा थी कि शाहजहां के अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुक हैं। कुछ दरबारी तो चोरी छुपे ये कहते सुने जाते थे कि बादशाह को उस पेड़ से फल तोड़ने का पूरा हक है जिसे उसने खुद लगाया है। वहीं एक दूसरे इतिहासकार निकोलो मंचुसी इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। वो बर्नियर की थ्योरी को कोरी गप बताते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहांआरा के प्रेमी थे जो उनसे गुप्त रूप से मिलने आया करते थे। राना सफ़ी भी मनुची का समर्थन करते हुए कहती हैं, सिर्फ बर्नियर ने शाहजहां और जहांआरा के नाजायज संबंधों की बात लिखी है। वो औरंगजेब के साथ थे और उन्हें दारा शिकोह से बहुत रंजिश थी। उस वक्त ये भी कहा जाता था कि ये बाजार गॉसिप है और गलत है। बर्नियर उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब का साथ दे रहे थे और जहांआरा दारा शिकोह के साथ थी, इसीलिए उन्होंने इस तरह की अफवाहें फैलाई। बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि अगर आपको किसी औरत को नीचा दिखाना है तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दी जाए। जहांआरा तमाम उम्र कंवारी रहें, इसके पीछे भी कई तर्क दिए जाते हैं। मसलन एक तर्क ये है कि उन्हें अपने स्तर का कोई शख्स मिला ही नहीं। आसिफ खां देहलवी बताते हैं, बादशाह हुमायूं तक मुगल शहजादियों की शादियों का जिक्र मिलता है। बादशाह अकबर ने भी अपनी सौतेली बहन का विवाह अजमेर के पास एक सूबे के हाकिम से किया था। अकबर के इन बहनोइयों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। अकबर ने जब फैसला किया कि मुगल शहजादों में पहले ही बादशाह बनने की होड़ लगी थी, बेटियों को लेकर पसोपेश में। देहलवी बताते हैं, अब इसमें दामाद भी शामिल हो जाएंगे तो मुगल सल्तनत का क्या होगा। दूसरे मुगल बादशाहों का मुकाम इस ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि उनके सामने वास्तव में ये समस्या थी कि वो अपनी बेटियों को किसे देंगे। बादशाह के मुकाम जैसा मुकाम किसका होगा। अगर वो किसी की अपनी बेटी देंगे तो उसकी हैसियत बढ़ जाएगी।